आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में स्थित श्री साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, देश को मिला एक प्रमुख विचार केंद्र। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर बढ़ रहा है आगे। शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति, कारोबार और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर होनी है चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बाद आज होगी कैबिनेट की पहली बैठक। मुंबई में अजीत पवार आज करेंगे नए एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुए 6,349 यात्री। अब तक 34,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कर रहे हैं व्यवस्था की समीक्षा। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में गत विजेता भारत की कुवैत से होगी भिड़ंत। 9वां खिताब जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर। और सावन के पहले दिन शिवालयों में गूंज रही है भोलेनाथ की महिमा। महाकालेश्वर मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बनारस के घाटों में भी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद रहे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में एक नई सुविधा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया। प्रशांति निलयम श्री सत्य साई बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवी श्री रायकू हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, अध्यात्म और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान, आवास की सुविधाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है और आजादी के अगले 25 साल का समय हमारे लिए कर्तव्य काल होगा। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को
कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंचों पर मिशन लाइफ समेत कई अन्य पहलों की शुरुआत की और इन सबके पीछे भारतीय चिंतन समाहित है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा संगठन है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई, जिसमें रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने। एससीओ के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। चीन और पाकिस्तान भी बैठक में शामिल होंगे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के तौर पर स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत के क्षेत्र में सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस उमेश कुमार के दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DARC के चेयरमैन पद पर शपथ लेने को रोक लगाई है। दिल्ली सरकार ने उमेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अध्यादेश 2023 को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में 11 जुलाई को फिर सुनवाई होनी है। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने एनसीपी नेता अजीत पवार आज मुंबई में नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। मंत्रालय के पास अजीत पवार ने अपने सरकारी बंगले को ही फिलहाल पार्टी का कार्यालय बनाया हुआ है, जो 4000 स्क्वायर फीट में फैला है। हर सुविधा से लैस है। उनका ये दफ्तर बाला साहब भवन यानी सीएम शिंदे की शिवसेना के कार्यालय के ठीक बगल में है। अजीत पवार ने एनसीपी की नई टीम बनाई। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी दी है।
वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में तीसरे दल एनसीपी की भी एंट्री हो गई और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। शरद पवार से बगावत के बाद अजीत पवार अपने 8 साथी विधायकों समेत सरकार में शामिल हो गए और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि इस पहली 3 दलों वाली गठबंधन सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होने जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार एक दूसरे की आलोचना कर रहे नेता आज एक कैबिनेट बैठक में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी इस समय मुंबई में हैं और आज वो कई नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी आज अपने पद अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये कदम देश के विकास के हित में है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के मुद्दे पर कहा कि धारा 370 और 35 से हटाने का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35 को हमेशा के लिए हटाया था और ये जम्मू कश्मीर के हित में है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370, 35 का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। जहाँ तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूँगा दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370, 35 को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली रुक करते हैं अन्य खबरों का। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की है कि शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी ओर से दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर मौजूद स्पीकर जल्द कार्यवाही करे। सुनील प्रभु ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। पीयूष गोयल ने यह बात गुरुग्राम में हो रहे स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में कही है। आइए सुनते हैं। We are already the third largest startup ecosystem in the world, but our aspirations are much deeper and bigger. And I'm sure, given the fact that young Indian boys and girls, of course that's not to preclude people from the middle ages or even older ages from becoming successful
entrepreneurs, nearly 100,000 startups registered in India have done over the last 7 years, or the 100 plus unicorns who have contributed immensely to creating new jobs and helping the country grow with new ideas. खबर उत्तराखंड से, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति ने 2,35,000 लोगों के विचार लिए हैं। इसके अलावा धार्मिक संगठनों से भी बात की गई है और इसके बाद ही ड्राफ्ट तैयार किया गया। धामी ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा पर भी चर्चा की थी। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। बीजेपी ने आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल आम जनता का पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर बर्बाद कर रहे हैं। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 1106 करोड़ in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal. हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किए जाने के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से न केवल प्रदेश के किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ, बल्कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे प्राकृतिक उत्पाद लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ये किसान भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती में हिमाचल के किसानों ने कमाल कर दिखाया है। प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला हलके की ढगवार पंचायत निवासी कमला देवी भी उन किसानों में से एक हैं। कमला देवी ने बताया कि आत्मा प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद वर्ष 2022 से प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। बिना रासायनिक खादों के वो काली गेहूं, लाल धान, भिंडी, फ्रॉसबीन और गोभी सहित कई प्रकार की सब्जियों की खेती कर रही हैं। परंपरागत खेती से जहां परिवार की गुजर बसर मुश्किल थी, वहीं प्राकृतिक खेती से फसलों का उत्पादन बढ़ा है और उनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। कमला देवी का कहना है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से वो अपने खेतों में मोटा अनाज भी उत्पादित कर रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। पहले तो हम नॉर्मल खेती करते थे ना, इससे इतना ज़्यादा गुजारा नहीं होता था। और बाद में हमें चंदन सर ने प्राकृतिक खेती के बारे में बताया और शिखा मैडम ने, और उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी हमें, और इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों की सेहत के लिए भी। और देसी गाय वगैरह रखी है मैंने, उसके गूंतर की खाद बनाते हैं, टाइम टाइम से बताते हैं, टाइम से सब कुछ होता है। धर्मशाला में आत्मा प्रोजेक्ट के कृषि अधिकारी चंदन ने बताया कि कमला देवी प्रदेश के उन किसानों में से एक हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि दिखाई और अब वो एक सफल किसान हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के मद्देनजर भी वो अपने खेतों में मोटे अनाज का प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन कर रही हैं। पिछले सीजन में कहते काली गेहूँ के साथ काले चने मिश्रित खेती के तौर पे लगाए थे। साथ में सब्जियों में इन्होंने पालक, धनिया, मेथी, मटर और साथ में मूली, चुकंदर भी इन्होंने सेब के अपने बगीचे के में लगाए थे, जिसमें इनकी पैदावार अच्छी हुई थी। इस सीज़न में इन्होंने थोड़ा सा ऐड ये किया है कि जो हमारे भारत सरकार का एक इस
जैसे मिलेट्स ईयर मनाने जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में भी इन्होंने मिलेट्स का लगाने की इस बार इन्होंने कोशिश की है, जिसमें इन्होंने कंगनी और मंडल अपने खेतों में की पनीरी इन्होंने अपने दी है, और साथ में ये लाल धान भी हमारे अपने खेतों में बीजने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से जहां किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, वहीं स्वस्थ समाज के निर्माण में किसानों को योगदान के लिए प्रोत्साहित कर रही है। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती किसानों की आय को दोगुना करने या उससे भी अधिक करने में सक्षम है। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअली शंघाई शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन की कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ, जिनमें कई नवीन क्षेत्रों में सहयोग की पहल शामिल है। देखिए एक खास रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा संगठन है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसमें रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने। A lot of many international summits in recent years have taken place in the virtual format. So taking all factors into account, and there's no single factor, it's a totality of various factors. We decided that the forthcoming summit of the SCO is best also done in the same manner, that is virtual. Preparations for the successful organizing and holding of this summit are underway, and we are confident that it will produce notable outcomes. It will be a success. We have now communicated to SCO partners about this event being held in virtual format on 4th of July, and we look forward. Our expectation is that everybody would be able to join. चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। चीन और पाकिस्तान भी बैठक में शामिल होंगे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के तौर पर स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई पहल की है। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। इस वर्ष 4 और 5 मई को भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए, जिससे यूएई, म्यांमार, कुवैत और मालदीव्स को डायलॉग पार्टनर बनाया गया। उसके साथ ही अंग्रेजी को एससीओ की ऑफिशियल भाषाओं में जगह देने पर चर्चा हुई और उसके साथ ही एससीओ के एक्सपेंशन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान और बेलारूस की मेंबरशिप पर भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मेघना, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस शिखर सम्मेलन को लेकर के? कितनी देर में ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? जी, अगर हम टेंटेटिव टाइम देखें तो अभी से कुछ ही मिनटों में ये जो समिट है वो उसकी शुरुआत होगी। और चूंकि चेयर भारत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले संबोधित करेंगे। और अगर हम देखें तो एससीओ का जो 40% जो विश्व की आबादी है वो एससीओ देशों की है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किस किस्म का कोऑपरेशन एससीओ देश सीख कर रहे हैं, किस किस्म की बातचीत होती है, उसके साथ ही क्या अहम पहलू होते हैं बातचीत के। अगर हम देखें तो हम जो सिक्योर का जो मंत्रा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर जो पूरा एससीओ का एक तरीके से जो थीम है इस बार का, उसमें सिक्योरिटी एक बहुत अहम पहलू है। उसके साथ ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी को भी बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो फोकस कनेक्टिविटी पर भी काफी ज्यादा किया गया है। उसके साथ ही एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है भारत के लिए,
कि अपने रीजनल काउंटर पार्ट से सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इश्यूज हो, उसके साथ ही स्टार्टअप्स, इनोवेशन हो या अन्य जो क्षेत्र हैं, डिजिटल इंक्लूजन की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में एंगेज करने का एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो मई में 4 और 5 मई को जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, वो बैठक इन पर्सन हुई थी और ये हम जो देख रहे हैं जो समिट है वो वर्चुअल मोड में किया जा रहा है। और वर्चुअल मोड में हम देखते हैं कि जब से कोविड की सिचुएशन आई थी उसके बाद से कई अहम समिट हो, कई अहम लीडर्स के जो इंटरेक्शंस हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर हो या बायलैटरली हो, काफी ज्यादा वर्चुअल माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही इस बार जो समिट है वो वर्चुअल हो रही है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद गए थे और उन्होंने फूड सिक्योरिटी पर भी बातचीत की थी। उसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है इस पर खास तौर पर फोकस दिया था। और भारत की अध्यक्षता के बाद ये देखने में नजर आ रहा है कि भारत ने इम्पोर्टेंट कंटेम्पररी इश्यूज, जो करंट इश्यूज हैं, जो अभी के रेलेवेंट इश्यूज हैं, उन पर काफी ज्यादा फोकस किया है। जैसे स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की बात हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो, डिजिटल इंक्लूजन की बात हो, किस तरीके से डिजिटल पेनिट्रेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और यूथ एम्पावरमेंट की बात हो। क्योंकि अगर हम देखें तो यंगस्टर्स की काफी ज्यादा संख्या है, बहुत ही ज्यादा यंग डेमोग्राफी है जो कंट्रीज के पास, तो उनको किस तरीके से जो वर्क फोर्स है, जो यंगस्टर्स हैं, उनका किस तरीके से स्किलिंग हो, यूटिलाइजेशन हो और उनको एक इम्पोर्टेंट फोर्स के तौर पर उन्हें आगे लाया जाए, उस पर काफी ज्यादा भारत ने अपने चेयरमैनशिप के दौरान फोकस किया है। जी मेघना, अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से कई बार जब अन्य देशों के स्तर पर, विश्व स्तर पर सीधे तौर पर आतंकवाद को भी रखा जाता है कि आतंकवाद से कैसे निपटना है, तो ऐसे में आज जो ये सम्मेलन है, क्या इसमें भी इस स्तर पर चर्चा हो सकती है? इसकी उम्मीद है? जी कृतिका, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। मेघना, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं और अधिकतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी इस प्रकार के सम्मेलन में शामिल होते हैं तो आतंकवाद का अक्सर जिक्र करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवाद जैसी परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं। तो क्या आज जो ये सम्मेलन है इसमें भी आतंकवाद का जिक्र किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, और ये बहुत अहम पहलू रहा है एससीओ का। काउंटर टेररिज्म की बात करें तो किस तरीके से जो आतंकवाद है उसके जो लॉन्च पैड्स हैं, आतंकवाद जिस क्षेत्र से एमिनेट हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके साथ ही स्पॉन्सर जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको किस तरीके से रोका जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग ट्रेड जिसे नार्को टेररिज्म भी कहते हैं, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम जिस तरीके से देखें, अफगानिस्तान की सिचुएशन की बात करें, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का महत्व है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरीके से रोका जाए, और उसके साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग ट्रेड जिसका पैसा मुख्यतः अगर हम देखें तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में लगाया जाता है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए, टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए, उस पर भी काफी ज्यादा जोर। अगर हम देखें तो एससीओ रैट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस समिट का हिस्सा रहेगी, तो वो बेसिकली ये काम करती है। और इस बारे में हमने देखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे को उठाया था, और जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने अपने बहुत कड़े रुख में एक बहुत फर्म बयान दिया था कि किस तरीके से परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म के साथ बातचीत नहीं हो सकती है, स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के साथ नहीं बैठा जा सकता है, परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म के साथ नहीं बैठा जा सकता है, जो आतंकवाद को पालते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनसे बातचीत नहीं की जा सकती है। तो बेशक आतंकवाद एक बहुत ही अहम पहलू है। आपने सही कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको कई मंचों पर कई बार टेररिज्म के मुद्दे को सामने रख चुके हैं, और एससीओ भी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है खास तौर पर रीजनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये मुद्दा बेशक एक हिस्सा होगा जो डिस्कशंस होंगी आज लीडर्स की उसका। जी मेघना, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सुरक्षा के साथ साथ कारोबार और संपर्क कैसे बढ़ाया जाए, इन उपायों पर भी चर्चा होगी जब सभी देश के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
बिल्कुल। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, वो कनेक्टिविटी के साथ और बेहतर होती जाती है, तो किस तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ और बेहतर कनेक्टिविटी हो भारत की, और एससीओ जो देश है वो मिलकर किस तरीके से किन क्षेत्रों में कोऑपरेट कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अगर हम देखें कृतिका, तो जिस तरीके से स्टार्टअप और इनोवेशन के वर्किंग ग्रुप को सेटअप करने का जो इनिशिएटिव भारत ने लिया, वो एक बहुत अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि भारत स्टार्टअप क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 70,000 से भी अधिक स्टार्टअप्स है भारत में, 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न्स है भारत में। तो भारत का जो बहुत ही एक्साइटिंग और थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको किस तरीके से एससीओ देश अपने एससीओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो एससीओ देश हैं वो उसको कैसे अपना सकते हैं। इंक्यूबेशन की बात हो, आगे किस तरीके से की हैंड होल्डिंग की बात हो, फंडिंग की बात हो, अगर हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर टेक डिस्ट्रक्शन की बात हो, कॉस्ट इफेक्टिव स्टार्टअप प्रोडक्ट की बात हो, तो ऐसे कई चीजों में किस तरीके से भारत का जो एक्सपर्टीज है, भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको किस तरीके से एससीओ फ्रेमवर्क के अंदर जो एससीओ कंट्रीज हैं उसको अपना सके, उसे सीख सके, उसको जान सके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वर्किंग ग्रुप का। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो भारत को हेल्थ और वेलनेस के नजरिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है जी। और ऐसे में जब हेल्थ एंड वेलनेस की भी वर्किंग ग्रुप के लिए भारत ने एक स्टेप उठाया है, तो उसमें ठीक है मेघना, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त इस सम्मेलन का। तेईसवीं एससीओ समिट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दशक में एससीओ पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सेलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा, सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, unity, respect for sovereignty and and territorial integrity and environmental protection, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज
एक्सेलेंसीज, भारत ने एससीओ की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत 140 से अधिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी की। हमने एससीओ के सभी ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स को 14 विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया है। एससीओ की 14 मंत्री स्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। इनसे हम अपने सहयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। भारत का प्रयास रहा है कि एससीओ में सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे, लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। एक्सेलेंसीज, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। एससीओ के अंतर्गत भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी को सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ का एक उदाहरण बन सकता है। यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में भी सुधार के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज ईरान एससीओ परिवार में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति राइसी और ईरान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे।
एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। एक्सेलेंसी, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सेलेंसी, एससीओ विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें, बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए
निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट तोकायेव को पूरे भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एससीओ की सफलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आपको बता दें कि इस पूरे सम्मेलन को संबोधित किया और सीधे तौर पर आतंकवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मानदंड को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना चाहिए और एससीओ को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही जो देश पीछे हैं उनके साथ भी मिलकर काम किया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान कट्टरपंथियों के एक समूह द्वारा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाने और तोड़फोड़ की खबर है। सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और इस घटना में दूतावास के कर्मचारियों को नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय दूतावास पर पिछले 5 महीने में ये दूसरा हमला है और वहीं इस घटना को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर अमेरिका में राजनयिक सुविधाओं या विदेशी राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को गंभीर अपराध बताया। सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और कुवैत की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी और दोनों ही टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम दूसरी बार कुवैत से भिड़ेगी। इससे पहले ग्रुप ए में दोनों का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। भारतीय फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था, जबकि कुवैत ने बांग्लादेश पर 1-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। गत चैंपियनशिप भारत फाइनल में जब कुवैत के खिलाफ उतरेगा तो उसकी नजरें अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखकर 9वां खिताब जीतने पर लगी होंगी। वहीं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर के इस मैच में कार्लोस अल्कराज का सामना फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी जर्मी चार्डी से होगा। वहीं पुरुष एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव भी आज अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका सामना ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होगा। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना को पहले दौर की बाधा पार करने में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रायबाकिना का सामना पहले दौर में शैली रोजर्स से होगा। वहीं गुजरात के आर्यन नेहरा ने हैदराबाद में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 8 घंटे 1 मिनट का समय को लेकर के तैराकी करने वाले आर्यन ने 2021 में राजकोट में कुशाग्र रावत द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र ने भी महिलाओं की 200 मीटर मेडले में 2 घंटे 21 मिनट के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। 2 घंटे 23 मिनट का पिछला रिकॉर्ड ऋचा मिश्रा ने 2010 में बनाया था। और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है सावन, जिसकी आज से शुरुआत भी हो चुकी है और हर शहर हर शिवालय में भगवान भोले के भक्त मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के भस्म आरती के दर्शन करने के लिए पहुंचे।
और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।